हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की क्लास में। फ्रेंड्स, मैं नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्रयोगवाद। वैसे तो मैं प्रयोगवाद और नई कविता दोनों साथ में ही कराने वाली थी, लेकिन सोचती हूँ कि आज पहले प्रयोगवाद ही करा देती हूँ। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो वो हम लोगों को भी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए हमारा समय भी ज़्यादा न लगे, उसे ध्यान में रखते हुए हम आज सिर्फ़ और सिर्फ प्रयोगवाद को ही पढ़ेंगे, प्रयोगवाद पर ही ध्यान देंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि प्रयोगवाद है क्या, या फिर प्रयोगवाद कब प्रारंभ हुआ, प्रयोगवाद के जनक कौन हैं, किसने मतलब इसका प्रमुख किसे माना जाता है, ऐसा कौन सा हिंदी का लेखक है जो इसका प्रमुख माना जाता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जो प्रयोगवाद है उसका प्रारंभ 1943 ईस्वी में हुआ था। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ था? प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में माना जाता है और ये अज्ञे द्वारा संपादित हुआ था। ठीक है, प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन माने जाते हैं? अज्ञे माने जाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा संपादित इसे माना जाता है और 1943 से ये प्रारंभ हुआ था। बच्चों, प्रयोगवाद में ही तार सप्तकों का भी प्रकाशन हुआ था और तार सप्तक का प्रकाशन करने वाले थे आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा तार सप्तक को प्रकाशित किया गया था और इसका प्रकाशन काल 1943 ईस्वी था। 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, चारों को ही 7-7 साल के बाद प्रकाशित किया गया था। ठीक है, देखो आगे कहते हैं कि प्रकाशन से माना जाता है, तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था। जो कविताएं नए बोध, संवेदना तथा शिल्पगत चमत्कारों के साथ सामने आई, उन रचनाओं या उन कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। मतलब जो कविताएं तार सप्तक के बाद प्रकाशन में आई, तार सप्तक के प्रकाशन के साथ में लिखी गई और जिनमें नए बोध, संवेदना, शिल्पगत चमत्कार लिखे गए थे, उन सब के लिए ही प्रयोगवाद रूढ़ हो गया। ठीक है, कहते हैं वैसे प्रयोगवाद शब्द भ्रामक है। प्रयोगवाद तो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। सिर्फ प्रयोग ये था कि तार सप्तक के लेखकों ने नए नए टॉपिक को लेकर के अपनी रचनाएं लिखना प्रारंभ किया था। उन्होंने नए नए प्रयोग किए, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, चाहे उनके प्रतीकों को लेकर के हो, चाहे भाषा शैली को लेकर के हो, इन सब के लिए उन्होंने नए नए प्रयोग किए थे, इसीलिए उसे प्रयोगवाद कहा जाने लगा। कह रहे हैं कि वैसे प्रयोगवाद शब्द भ्रामक है, इसके मतलब इससे यह आशय कदापि नहीं निकलता कि कविताओं में नए नए प्रयोग करना ही कवियों का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ यही प्रयोग था कि नए नए प्रयोगों को ही दिखाया जाए, ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो लोगों के भावों को, समाज में उस समय कुरीतियाँ फैली थी, उन सब को भी दिखाना कविता का उद्देश्य माना जाता था। सिर्फ नए प्रयोग करना ही इसका उद्देश्य नहीं था। अब कह रहे हैं कि अज्ञे जी ने प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए, मतलब सबके बीच में भ्रम था कि प्रयोगवाद है क्या, रियल में प्रयोगवाद किसे कह सकते हैं, तो प्रयोगवाद को लेकर के एक भ्रम फैला हुआ था। तो कह रहे हैं कि अज्ञे ने प्रयोगवाद शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट है, वरन वह साधन है, दोहरा साधन। मतलब ये अपने आप में ही इष्ट है, कौन? प्रयोगवाद, और वह साधन है, साधन भी है, ऊपर से कौन सा साधन? दोहरा साधन। पूछा जाता है कि प्रयोग अपने आप में साध्य है या साधन है, तो प्रयोग क्या है? अपने आप में साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है, मतलब एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया है और उसके साधनों को जानने का साधन है। मतलब हमें किस प्रकार से समाज में रहना है, किन किन लोगों का विरोध करना है, जो हमारे साथ में गलत घटित हो रहा है उसे हम कैसे सुधार सकते हैं या उनका सामना कैसे कर सकते हैं, इन सब का प्रयोग भी कविताओं के माध्यम से लोगों के मन में दिखाया गया था। इस समय के कवियों के दृष्टिकोण और कथ्य एक ही प्रकार के नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ने एक ही प्रकार की रचनाएं लिखी, किसी ने नए प्रयोगों पर ही बल दिया, किसी ने समाज को ही दिखाया, किसी ने मनुष्य के व्यक्तिगत भावों को ही दिखाया। ठीक है, किसी ने कविताओं में अश्लीलता भी दिखाई, इन सबको ध्यान में रखा गया था। प्रयोगवादी कविताओं में मतलब राष्ट्रोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। इसका प्रमुख क्या है कि जो जनता, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जैसे आपके कृषक थे, ठीक, या फिर जो छोटे छोटे शिल्पकार थे, काश्तकार थे, इन लोगों के
मतलब इन लोगों की जीविका को या इन लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। मतलब इनके जीवन को ध्यान में रख करके ही सारी रचनाएं लिखी गई थी। देखो अब बताया जाता है कि तार सप्तक, हमें पहले बताया तार सप्तक कितने हैं, तो तार सप्तक 4 थे। चारों का प्रकाशन अज्ञे के द्वारा किया गया था। तो जो आपका पहला तार सप्तक था वो 1943 में प्रकाशित हुआ था। किसमें हुआ था? 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 कवि थे। ठीक है, 7 कवि थे। वो कौन कौन से हैं? पहले थे नेमचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, और तीसरे हैं भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। ठीक है, ये 7 लेखक हैं और इन 7 लेखकों को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7 ही लेखक में से कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा लेखक कौन सा लेखक तार सप्तक का नहीं है। देखो प्रथम तार सप्तक में प्रथम नहीं लगाते कभी भी, उसे सीधे सीधे तार सप्तक बोलते हैं। अगर कोई भी लेखक आपसे पूछा जाता है कि ऐसे पूछ लें कि नेमचंद जैन किस सप्तक के कवि हैं, उसमें लिखा हो प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक या तार सप्तक, तो तार सप्तक सही होगा, प्रथम तार सप्तक हमेशा गलत माना जाता है। उसके बाद दूसरा सप्तक, देखो इसकी बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं, जैसे गजाने में भारत प्रभा गिरा जो भी है, अमूने गिरा प्रभा भी है। ठीक है, अमूने से अज्ञे और मतलब ये माथुर, गिरजा कुमार माथुर, ऐसे अलग अलग ट्रिक हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ट्रिक ना याद करके आप अपने जहन में ये बिठा लें कि हमें इनके नाम ही याद करने हैं। जैसे सबसे पहले नेमचंद जैन हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, रामविलास शर्मा हैं और अज्ञे हैं। ठीक है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगर हम 43 में 7 मतलब प्लस करें और 8वीं साल पर जाएं तो हमें 51 ही प्राप्त होता है। इसमें भी 7 कवि थे, क्योंकि सब में ही 7 थे तो इसमें भी 7 थे। और इसमें सबसे पहले थे भवानी प्रसाद में से शकुंतला माथुर। बच्चों शकुंतला माथुर को शकुंत माथुर भी दिखाया गया है, मतलब कहीं कहीं इन्हें शकुंत माथुर भी लिखा गया है, लेकिन जो इसके सही हैं वो शकुंतला माथुर ही हैं, क्योंकि मैंने भी ज़्यादातर किताबों में शकुंतला माथुर ही पढ़ा है। अब देखो हरनारायण व्यास, फिर शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। देखो इसकी जो लघु मैंने ट्रिक याद की थी वो ट्रिक ये है आपकी द्वितीय तार सप्तक की, कि शाम को रघुवीर न शाम को धर्मवीर शकुंतला का हरण करके भागे। शाम से हो गया 2। ठीक है, शाम मतलब शाम में 2 शब्द हैं तो क्या हो जाएगा, शाम से दूसरा, शाम मतलब 2 तो दूसरा तार सप्तक के हैं, तो शाम से शमशेर भी हो जाएगा और द्वितीय तार सप्तक भी हो जाएगा। शाम को धर्मवीर, ठीक है, धर्मवीर किसका, धर्मवीर शकुंतला का हरण, हरिनारायण व्यास, रा से रघुवीर, ना से नरेश मेहता, भागे से भवानी प्रसाद मिश्र। क्या इसकी ट्रिक जो आप लगभग याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि शाम को धर्मवीर शकुंतला का हरण करके भागे। ठीक है, मतलब शाम में 2 शब्द हैं, शाम से शमशेर बहादुर, शाम को धर्मवीर से धर्मवीर, शकुंतला से शकुंतला माथुर, ह से हरनारायण व्यास, रा से रघुवीर सहाय, ना से नरेश मेहता और भागे से आपके बनते हैं कौन, याद करो, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट तीसरा तार सप्तक है ये 1959 ईस्वी में निकाला गया था। कौन से सन में, 1959 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसमें 7 कवि थे, जिनमें से पहला नाम आता है आपका प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण कीर्त चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखो इनके लिए भी ट्रिक है, सब ट्रिक पर ही ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो मैंने जिस तरह से याद किया है लगभग सबकी एक ही ट्रिक है, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि
प्रयाग विजय में, प्रयाग की विजय में, जब प्रयाग को विजित किया जीता तो प्रयाग विजय में कुंवर सर ने, ठीक, कुंवर सर ने या कुंवर सर से कीर्त ने अपने मन की बात कही। ठीक है, प्रयाग विजय में तो प्रयाग 3 शब्द है ना, प्रयाग तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा तासप्तक हो जाएगा, तीसरा तासप्तक हो जाएगा। प्रयाग विजय में, ठीक है, प्रयाग विजय में कुंवर सर, मतलब कुंवर सर से, कुंवर से कुंवर नारायण, सर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कीर्ति चौधरी ने केदार सर से अपने मन की बात कही। ठीक है, तो इसमें हमारे जितने भी लेखक है वो सातों याद हो जाएंगे। प्रयाग विजय में, मतलब प्रयाग विजय में कुंवर सर से कीर्त ने केदार के मन की बात कही। क्या कहा, केदार के मन की बात कही। किसने कही केदार के मन की बात, कीर्त ने। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप अपनी कोई ट्रिक बना लें, मुझे जैसे समझ में आया या मैं जैसे जानती थी मैंने आपको वैसे बता दिया। देखो नेक्स्ट है आपको कह रहे हैं कि प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। तो अगर पूछा जाता है प्रयोगवादी कवि कैसे कवि हैं, तो जो प्रयोगवादी कवि हैं वो यथार्थवादी थे, मतलब वो हमेशा यथार्थ को ही, सत्य को मानने वाले थे, मतलब वो सब कुछ सच समझने वाले थे। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं, मतलब वो लोग भावुकता के, ये नहीं भावों को मानते, वो लोग भावों को नहीं मानते बल्कि अपने माइंड का, अपने दिमाग का प्रयोग करते थे। वे कभी मध्यम वर्गीय जीवन की, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन को ज़्यादा दिखाया है। उनकी जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय, मानसिक संघर्ष, सत्य व इन सब की बौद्धिकता को उद्घाटित किया है। छायावादी कवियों की तुलना में प्रयोगवादी धारा के कवियों ने यौन वासना साफ बता रहे हैं कि छायावादी कवियों की तुलना में जो प्रयोगवादी धारा थे, कवियों ने दमित यौन वासना के नग्न रूप को प्रस्तुत किया है। जबकि छायावाद में क्या था, छायावाद में कोई भी बात खुल करके नहीं कही जा रही थी, किसी न किसी को माध्यम बनाया जा रहा था। जो ये प्रयोगवाद में क्या होता है, सारे ही माध्यमों को खत्म कर दिया जाता है। जो भी मतलब प्रणय संबंधी बातों को कहना होता था वो खुल करके ही कही जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, यौन वासना, जो यौन वासना थी उसे खुल करके प्रयोग किया गया है। और प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता थी लघु मानव को दिखाना, लघु मानव की संज्ञा प्रदान, मतलब दिखाना। कह रहे हैं कि लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करके प्रयोगवादी कविता ने उसके प्रति सहानुभूति दृष्टि से सोचने के लिए एक नया रास्ता खोला। विजयदेव नारायण शाही ने माना है ना, लघु मानव के बहाने उनकी रचना भी रही है। ठीक है, तो लघु मानव की अगर मतलब स्थापना किसी में समझी जाती है तो वो प्रयोगवाद में ही होती है। इसमें छोटे मनुष्यों को या जो मजदूर वर्ग था इन सब के हितों को भी ध्यान में रखा गया है और उनके प्रति किसी दया की भावना दिखाई गई है। देखो क्या है, हाँ, तो स्टूडेंट्स लगभग हमारे जो प्रयोगवाद के लेखक थे या प्रयोगवाद था वो वहीं तक था। अब नई कविता आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।